हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो हम कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का। पीछे से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक से, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 48 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अभी जो हमारा टॉपिक अभी भी जो चल रहा है वो रीवैल्यूएशन का चल रहा है, जिसमें हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी होती हैं। अब हमें मेनली क्या होता है कि रीवैल्यूएशन को आपको जब जर्नल एंट्री पास करने के लिए आता है तब आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, प्रॉफिट या फिर लॉस, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, उसमें आपको रीवैल्यूएशन को जर्नल एंट्री में सबसे पहले उसको डालना है। अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट के केस में रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो और लॉस के केस में रीवैल्यूएशन को डेबिट कर दो। बस इतना सा आपको करना है। अब जब डेबिट और क्रेडिट का जब आपको पता चल जाएगा, अपोजिट में जिससे रिलेटेड आपकी एंट्री है उसी को आपको एंट्री में डालना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 49 रीड करने जा रही हूँ, आप भी स्क्रीन पर देखो। At the time of admission of a partner, सुरेश assets and liabilities of रमेश and नरेश were revalued। देखो रमेश और नरेश क्या हैं, पुराने पार्टनर्स हैं, सुरेश नया पार्टनर है। उसमें आपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की क्या करी है, रीवैल्यूड प्राइस दिया हुआ है। अब मैं क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। नंबर 1 है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% वॉज मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट दिया 50,000। क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय 5,000। Building was appreciated by 20%. Book value of building 2 lakh. Unrecorded investment were valued at 15,000. A provision of rupees 2,000 was made an outstanding bill for repair. Unrecorded liabilities towards suppliers was rupees 3,000. Past necessary journal entries. अब देखो मैंने क्या किया, नोट डाउन कर लिए हैं जो भी मेन एंट्रीज थी आपकी, जो उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने लिख लिए हैं। अब हमें सिर्फ आपको क्या करनी है, रीवैल्यूएशन की एंट्री करनी है। उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी एंट्रीज का टोटल हमारी 6 एंट्रीज हैं। 6 एंट्रीज में हमको पहले क्या करना है, रीवैल्यूएशन में डालना है। ठीक है, तो या तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा या फिर रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, और तो हमारी कोई भी प्रॉफिट या लॉस की कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ रीवैल्यूएशन की। तो मैं क्या करूंगी, हमें क्या करनी है, इसमें 3 एंट्रीज बनानी है। कितनी एंट्रीज बनानी है, टोटल 3। 2 तो होंगी रीवैल्यूएशन के डेबिट और क्रेडिट की, कि कौन सी आइटम डेबिट में जाएगी और कौन सी आइटम क्रेडिट में जाएगी। और थर्ड एंट्री क्या होगी, जो हमारा लास्ट में रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकलेगा या फिर लॉस होगा, जो किसका होगा, ऑल पार्टनर्स का होगा, ऑल रेशो में। तो हम क्या करते हैं, इसको पार्टीशन कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा स्पेस बचा, पहली एंट्री में हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन को डेबिट कर देते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। मैं सिर्फ फर्स्ट एंट्री का नहीं बता रही हूँ, टोटल एंट्रीज का पहले हम 2 एंट्री बनाते हैं, फिर हम देखते हैं कि कौन सी एंट्री जो डेबिट वाली जाएगी उसको उस कॉलम में डाल देंगे और जो क्रेडिट वाली जाएगी उसको उस कॉलम में डाल देंगे। हम इतना स्पेस क्या करते हैं, डेबिट के लिए बचा लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको क्या करती हूँ, क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, अब ये तो डेबिट की होगी, क्रेडिट में आइटम्स आएंगी। अब सेकेंड एंट्री में मैं क्या करूंगी, हम जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको साइड में कर लेंगे। पहले इसको 2 एंट्री पहले पास करते हैं जो कि जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरी एक हमारी क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट की बनेगी, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर। अब हमें जो भी होगी, अब हमें क्या करना है, मेन पॉइंट जो हमारा है वो मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि जब हम रीवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज होती हैं, हम क्या करते हैं, प्रॉफिट या फिर लॉस देखते हैं। प्रॉफिट अगर होगा या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। प्रॉफिट के केस में क्या होगा, रीवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट होगा। प्रॉफिट के केस में रीवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट। और लॉस के केस में रीवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट। बस अब हमें देखना है कि कौन सी एंट्री किस कॉलम में जाएगी। बिल्कुल इजी वे रहता है, ऐसे आपकी मिस्टेक नहीं होगी। सबसे पहले अब देखो, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर 50,000। आपको इसके रिलेटेड कोई भी डेटर से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो दैट्स मीन्स आपको न्यू प्रोविज़न बनाना है। जब भी आपका कोई पुराना प्रोविज़न नहीं दिया है, आपको पुराना कुछ भी नहीं दिया प्रोविज़न, आपको ना ही कोई बैड डेब्ट्स रिकवर या बैड डेब्ट्स का कोई पॉइंट नहीं दिया, आपको नया प्रोविज़न बनाना है बिल्कुल फ्रेश, तो आपके लिए वो क्या होती है, लाइबिलिटी क्रिएट होती है। तो दैट मीन्स वो आपके लिए क्या होगा, लॉस होगा। क्यों, क्योंकि 50,000 के आपके डेटर्स हैं। हम एक एक करते भी जाते हैं।
50,000 आपके डेटर्स हैं, मतलब आपको बाहर से डेटर से कितने पैसे मिलने थे, 50,000 रुपये। अब मुझे 10% क्या बनाना है, इसके ऊपर प्रोविज़न बनाना है। तो 10% प्रोविज़न कितना होगा, 5,000। मतलब अब हमें डेटर से 5,000 रुपये कम आएंगे, क्योंकि हमें डाउट है कि इतने पैसे हमें कम मिलेंगे। तो दैट मीन्स मुझे क्या मिलेगा, 45,000 मिलेगा। तो ये 5,000 का क्या हो गया, मेरे लिए लॉस हो गया। तो लॉस में रीवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट होगा। तो रीवैल्यूएशन क्या है, डेबिट है ना। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर क्रेडिट में लिख दूंगी इसी से रिलेटेड एंट्री, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। क्लियर। अभी मैं यहाँ पे डालते जाते हैं, कितना आया क्रेडिट में, कितना 5,000। यहाँ पर भी हम ऐड ऑन करते जाएंगे, कितना कितना आएगा 5,000। अभी और आएगा, हम उसे प्लस करते जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट हमारी डन है। नेक्स्ट देखो, क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय 5,000। क्रेडिटर्स क्या कह रहा है कि रिटर्न बैक, रिटर्न बैक का मतलब है कि वो हमसे क्लेम नहीं करेंगे। क्रेडिटर जो 5,000 रुपीज़ के हैं वो अब आपसे वापस नहीं मांगेंगे। तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनको हमने पैसा देना होता है। अब हमें मान लो किसी को पैसे देने हैं, मान लो 10,000 रुपीज़ देने हैं। अब हमें पता चले कि हमें उसे 5,000 क्या करने हैं, नहीं देने हैं उसमें से। तो अब मुझे क्या हुआ, मुझे जहाँ 10,000 रुपये देने थे वहाँ मुझे अब कितने देने हैं, 5,000 देने। तो मुझे 5,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट। और प्रॉफिट में रीवैल्यूएशन क्या होता है, क्रेडिट होता है। वैसे भी आपकी क्रेडिटर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटी है। अगर लाइबिलिटी आपकी कम हो जाती है तो आपको क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट में रीवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो मेरी ये वाली एंट्री किस कॉलम में आएगी, इस वाले कॉलम में आएगी। रीवैल्यूएशन क्रेडिट है ना, तो मैं यहाँ पे डेबिट में क्या, किससे रिलेटेड एंट्री थी, क्रेडिटर से। तो मैं डेबिट में क्या डालूंगी, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, कितने से, 5,000 से। यहाँ पर भी हम ऐड करते जाएंगे ताकि हमारा टोटल जो है वो आता जाएगा। नेक्स्ट एंट्री सेकंड भी डन हो गई। बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड, क्या लिखा है, बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड बाय 20% और बुक वैल्यू कितनी है उसकी, 2 लाख। बिल्डिंग का प्राइस आपका क्या हो गया, बढ़ गया। बिल्डिंग है आपकी एसेट होती है। अगर एसेट का प्राइस, अगर एसेट हमारी एसेट है, एसेट का प्राइस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हमारी अपनी चीज़ होती है, अगर उसका प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, तो हमें क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट में रीवैल्यूएशन क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो दैट मीन्स मेरा रीवैल्यूएशन क्रेडिट इस एंट्री में है ना, तो मेरी इस वाले कॉलम में एंट्री होगी। अब डेबिट में मैं क्या लिख दूंगी, बिल्डिंग अकाउंट। क्या लिखूंगी, किससे प्रॉफिट हो रहा है मुझे, बिल्डिंग से। तो यहाँ पर लिखूंगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20%। तो 2 लाख का यहाँ पर डाल दूंगी, 2 लाख का 20%, कितना आ जाएगा, 40,000। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 40,000। देखो रीवैल्यूएशन में एक चीज़ हमेशा याद रखना, जितना आपको प्रॉफिट होता है ना, या फिर जितना आपको लॉस होता है, सिर्फ उतना ही अमाउंट जाता है। जितना आपको प्रॉफिट और जितना लॉस, सिर्फ उतना अमाउंट आपका रीवैल्यूएशन में जाता है। मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 40,000 रुपीज़ से, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगी। यहाँ पर मैं प्लस करती जाऊंगी क्योंकि क्रेडिट में मुझे टोटल डालना है। ये भी एंट्री डन है। नेक्स्ट देखो, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड 15,000। क्या लिखा है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर 15,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि हमें पता चल गया, जैसे मान लो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने कहीं पर पैसा लगाया होता है, आपने कहीं पैसा लगाया होगा या फिर आपके पेरेंट्स ने कहीं पैसा लगाया, तो वो जो कि भूल चुके हो, आपने अपनी बुक्स में उसे नहीं लिखा था, अब पता लग गया, तो आपको क्या हो गया, पैसा आएगा, मतलब इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो जाएगा। आपको पता लगा कि आपकी एसेट कहीं पर पड़ी है। जब एसेट हमें कहीं से मिल जाती है या आपको नहीं, कहीं पता नहीं, आपने रिकॉर्डिंग नहीं लिखी हुई है, उसका नहीं नोट डाउन है, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट में रीवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो दैट मीन्स ये एंट्री भी मेरी इसी कॉलम में जाएगी। रीवैल्यूएशन क्रेडिट किससे रिलेटेड एंट्री है, ये इन्वेस्टमेंट से। तो यहाँ पर क्या लिखूंगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितनी अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, 15,000 की। ये एंट्री भी डन।
नेक्स्ट एंट्री, अ प्रोविजन ₹2000 वॉज मेड ऑन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल का मतलब क्या है कि आपने कोई बिल था वो आपने पे करना बाकी था, जो कि वो क्या है, आपको प्रोविज़न बनाना है। जब भी आप एक कोई भी नया प्रोविज़न बनाओगे, आपका पहले तो कुछ नहीं पड़ा, नया प्रोविज़न जब बनाते हैं तो वो क्या करता है, आपकी लाइबिलिटी क्रिएट करता है। क्या करता है, लाइबिलिटी को इंक्रीज करता है, मतलब आपको कहीं पे कहीं ज़्यादा अमाउंट पे करना है, लाइबिलिटी को बढ़ा दिया। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो आपको क्या होता है, लॉस होता है। लॉस में रिवैल्यूएशन क्या होता है, डेबिट होता है। तो कौन से केस में जाएगी रिवैल्यूएशन, डेबिट ये है ना, तो मेरी इस वाले कॉलम में एंट्री जाएगी। तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दूंगी, कितना प्रोविजन है, 2000 से। अब किससे रिलेटेड एंट्री है, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल से। तो इसके अपोजिट में मैं लिख दूंगी टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, कितना, 2000 क्रेडिट में ना, तो यहाँ पर डालेंगे 2000 रुपीज़। ये वाली भी एंट्री डन है। लास्ट एंट्री हमारी है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ सप्लायर्स 3000। सप्लायर्स कौन होते हैं हमारे लिए, क्रेडिटर्स होते हैं। सप्लायर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स, मतलब लाइबिलिटी, वो भी क्या है, अनरिकॉर्डेड है। हमें जब कोई भी चीज़ अनरिकॉर्डेड होती है, लाइबिलिटी हो या फिर एसेट हो, उसका दैट मीन्स वो इंक्रीज हो रही है आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो हमें क्या होता है, लॉस होता है, और लॉस में रिवैल्यूएशन क्या होता है, डेबिट है। तो दैट मीन्स ये भी मेरी इसी कॉलम में एंट्री जाएगी, क्योंकि मुझे पता चला कि मुझे 3000 रुपीज़ क्या करने हैं, देने हैं बाहर किसी को। जब मुझे पे करना पड़ता, मेरा एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा ना, लॉस हो जाएगा मुझे। तो अब क्या कर दूंगी, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दूंगी। कितना आ जाएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट 3000 से। अब किससे रिलेटेड एंट्री है, सप्लायर से। तो यहाँ पर क्या लिखूंगी, टू क्रेडिटर्स। क्लियर। अब कितने से थे ये, 3000 रुपीज से। अब मेरी देखो, मैंने क्या किया था, 6 एंट्री थी, 2 एंट्रीज बना ली। जो क्रेडिट में थी मैंने उसे क्रेडिट में डाल दिया, जो जिस पे मुझे लॉस हो रहा था मैंने रिवैल्यूएशन में डेबिट में डाल दिया। तो ये इजी हो जाता है आपका। देखो मैंने इन अंदाजे से हमने स्पेस बचाया था। अब मेरा यहाँ पे और एंट्रीज तो नहीं है, मैं थोड़ा सा स्पेस है तो मैं इसको यहाँ पर क्या करती हूँ, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि मेरी थर्ड एंट्री भी यहीं पर हो जाए। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनका टोटल कर देते हैं। ये क्रेडिट सारी होगी, 5 + 2 7 + 3 10,000। अब ये 10,000 हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, ये मैंने लॉस किया था तो क्या हुआ था, यहाँ पर क्या थी, सारी लाइबिलिटीज थी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी लाइबिलिटीज इंक्रीज्ड। अब ये क्या है, इसमें एसेट भी है और लाइबिलिटीज भी है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रीवैल्यूएट। रीवैल्यूएट लिख दो ताकि हमें पता चले कि कोई एसेट अगर बढ़ रही है या फिर लाइबिलिटी कम हो रही है तो उन्हीं की ही हमारी क्या है, एंट्री है। अब इसका टोटल करेंगे 40 + 10 50 + 10 60,000। अब देखो लास्ट में एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट या फिर लॉस की होगी। अब देखो हमारा रिवैल्यूएशन क्या है, देखो प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट होगा, लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, ये तो हमें कंफर्म है। अब हम देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा है। देखो क्रेडिट में 60 है और डेबिट में कितना है, सिर्फ 10 है। तो क्रेडिट क्या है, मतलब प्रॉफिट है। प्रॉफिट वाला जो अमाउंट है वो कितना है, 60, ज़्यादा है लॉस वाले अमाउंट से। तो दैट मीन अब इनका बैलेंस हमें क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। प्रॉफिट क्या है, ज़्यादा है और लॉस क्या है, कम है। तो इसका हमारा टोटल जो बचेगा हमारा वो 50,000 क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बचेगा। मतलब रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड क्या है, मोर देन है। जब क्रेडिट ज़्यादा है रिवैल्यूएशन तो हमें डेबिट में डाल देना पड़ता है, बैलेंस को इक्वल करना पड़ता है। जब हम रिवैल्यूएशन जैसे बनाएंगे ना, अभी आगे रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हम बनाएंगे, वो ऐसे बनता है। तो मतलब इधर का जो टोटल है वो 60 है और इधर का क्या है, 10 है। तो इधर का मुझे बैलेंस बराबर करना है, 50 इस साइड आएगा, ठीक है। तो अब मुझे इसके भी जर्नल एंट्री पास करनी है। अब रिवैल्यूएशन टोटल क्रेडिट में क्या ज़्यादा है, जब लास्ट में क्रेडिट वाला अगर ज़्यादा होता है डेबिट वाला कम है तो मैंने बैलेंस मिला लिया पहले। अब मैं उसको क्या करूँगी, जर्नल एंट्री पास करूँगी। जो मेरे ओल्ड पार्टनर्स थे उनको ओल्ड रेशो में
दे दूंगी। अब क्रेडिट ज़्यादा था ना, रीवैल्यूएशन का क्या है, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है डेबिट से, तो अब जब डिवाइड करूंगी, डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, तो उसका बैलेंस अपोजिट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको ख़त्म कर दूंगी। मैं थोड़ी सी ये बचा देती हूँ, कितना बैलेंस बचा है 50, इसमें यहीं पर एंट्री कर देते हैं, यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। या तो मेरी एंट्री लास्ट में क्या बनेगी, अब देखो मैं यहाँ पे स्पेस नहीं था, मैंने 2 एंट्रीज यहाँ पे अच्छे से स्पेस में इसको कवर अप करी थी। लास्ट एंट्री मेरी क्या होगी, क्रेडिट वाला बचा था, तो मेरी लास्ट एंट्री में क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि क्रेडिट का बचा था बैलेंस, जितना जोन सा ज़्यादा होता है ना उसको लास्ट एंट्री में उसको उल्टा कर दोगे, क्रेडिट का ज़्यादा बचा था तो मैंने रीवैल्यूएशन को क्या कर दूंगी, डेबिट कर दूंगी। और पार्टनर कौन थे हमारे, टू रमेश और टू नरेश, इनके कैपिटल अकाउंट में। कितना प्रॉफिट बचा था हमारा, 50,000 का। हमें इस क्वेश्चन में कोई रेशो गिवन नहीं थी, हमें क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं थी, तो हम इसको क्या करते थे, ओल्ड रेशो को क्या मानेंगे, इक्वल मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ रीवैल्यूएशन डिवाइडेड इन ओल्ड रेशो इन ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। क्यों, क्योंकि हमारे पास रेशो थी नहीं। 50,000 को जब मैं इक्वल बांटूंगी तो कितना आ जाएगा, 25 इसको मिलेगा और 25 नरेश को मिलेगा। जो नया पार्टनर सुरेश आया था उसका हमारा रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस में कोई भी लेना देना नहीं होता। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 49 की एंट्रीज कंप्लीट होती हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 रीड करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखो। ओम एंड शिव आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। आपको रेशो इक्वल दी हुई है, बैलेंस शीट गिवन है, डेटर्स दिए हैं 1,50,000 का, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15,000, 1,35,000 टोटल आपको बैलेंस दिया है। ये जो बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन होता है ना आपका, वो ओल्ड प्रोविजन होता है। नीचे इन्फॉर्मेशन है, एन अमाउंट ऑफ ₹12,000 ड्यू फ्रॉम मोहन ए डेटर इज टू बी रिटर्न ऑफ एज नो लॉन्गर रिसीवेबल, मतलब बैड डेट्स हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन रिमेनिंग डेटर्स इज टू बी मेंटेन एट द करंट रेट। What amount of provision for doubtful debts should be credited to maintain its current rate? आपको provision for doubtful debts का अमाउंट बताना है जितना आपका अब करंट रेट से बनकर आएगा। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ, आपका एग्जाम में भी आ सकता है ऐसे। आपको देखो डेटर्स दिए थे 1,50,000 बुक्स के अंदर और आपको प्रोविजन लेस करके दिया हुआ था 15,000। जो बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन होता है ये मेरा कौन सा प्रोविजन होता है, ओल्ड प्रोविजन होता है। अब आपको जो नीचे इन्फॉर्मेशन है आप अपने ने भी रीड किया था, उसमें ये बोला था कि जो 12,000 के डेटर्स है ना वो क्या हो गए हैं, नो लॉन्गर रिसीवेबल, मतलब उनसे आपको मिलने की उम्मीद नहीं है। तो जो 12,000 के डेटर्स हैं जिनसे मिलने की उम्मीद नहीं है तो वो क्या हो गए, हमारे बैड डेट्स हो गए। और आपको जो नया प्रोविज़न बनाना है वो करंट रेट से बनाना है। करंट रेट का मतलब है जितना यहाँ पर जिस रेट से बना हुआ है उसी रेट से आपको नया भी सेम रेट से बनाना है। तो इसका मतलब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये 15,000 कैसे आया होगा, ये इसके ऊपर बना होगा। क्लियर। अब देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, कैसे बना होगा, 1,50,000 के ऊपर हमने जिस रेट से बनाया होगा वो आर लगा देंगे अपॉन में 100। जैसे मान लो 5% है 10, हम 5/100 करते हैं ना, वो हमें निकालना है, 5 या 6 10% जो भी होगा। तो ये रेट बाय 100 इज इक्वल टू कितना आया होगा, 15,000। ये निकल के आएगा। मुझे ये आर वाला प्राइस निकालना है कि ये जो आर है ये कितना आया होगा। अब मैं क्या करूँगी, पहले 20 से 20 ये कट जाएगी, मुझे आर निकालना है, मल्टीप्लाई है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो दैट मीन्स जो रेट आएगी वो कितनी आएगी, 15,000। ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो दैट मीन्स
आपका कितने परसेंट से प्रोविज़न बना हुआ है? 10% से। अब मुझे लेकिन वो वाला अमाउंट बताना है जो मेरा प्रोविज़न अकाउंट अबाउट जो डाउटफुल डेट्स है वो एक्चुअल में मेरा रीवैल्यूएशन में जाएगा। वो अब एक सीक्वेंस होती है, हम 11th की ओर चलते हैं। 11th में हमारी सीक्वेंस होती है, बहुत ईजी ट्रिक मैं आपको बताऊँगी जिससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी। हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है, हमारा सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? डेटर्स लिखते हैं। ये मेरी बैलेंस शीट में सीक्वेंस होती है जो मेरी नई बैलेंस शीट बनेगी। डेटर्स मेरे वही वाले लिखेंगे 1,50,000। उसमें से मैं सबसे पहले, ये मेरा क्या होगा? फर्स्ट स्टेप होगा, ये मेरा फर्स्ट स्टेप होगा। जो मुझे नीचे इन्फॉर्मेशन में दिया होगा ना कि आपके एक्चुअल में बैड डेट्स हैं, वो मैं उसको क्या करूँगी? लेस कर दूँगी। वो मेरे कितने हैं? 12,000। इस 12,000 को मैं क्या करूँगी? माइनस कर दूँगी। जो मेरा अमाउंट बचेगा वो रिमेनिंग डेटर बचेगा। कितना बच गया? 1,38,000 जो बैलेंस बचा। अब इसके ऊपर मुझे करंट रेट से ही प्रोविज़न बनाना है जो मेरा ऊपर बना हुआ था। कितना आ गया? 10%। मेरा सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप, इसको भी मैं क्या करूँगी? लेस करूँगी। क्या? न्यू प्रोविज़न। इसके ऊपर 10%, इसके ऊपर जब मैं 10% बनाऊंगी तो वो कितना बनेगा? 13,800। समझ आ गया? 13,000। ये जो माइनस करके बैलेंस आएगा ये मेरा जो जाएगा बैलेंस शीट में, ये मेरे एक्चुअल डेटर बचेंगे जिनसे मेरे पास पैसा आएगा। अब जो भी आपने सीक्वेंस, जब भी कोई डेटर प्रोविजन वाला क्वेश्चन आएगा, आप ऐसे रफ वर्क में, मैंने तो देखो पूरा अच्छे से लिखा है, लेकिन आप क्या करोगे? रफ में डी फॉर डेटर्स लेस बैड डेट्स लेस प्रोविजन ऐसे कर लोगे। लेकिन स्टेप नहीं, पहला स्टेप और सेकेंड स्टेप कंप्लीट होना चाहिए। जो आपने माइनस किया है ना, जो आपने यहाँ पर माइनस किया है, अब उसमें से जो आपका ऊपर बैलेंस शीट के अंदर जो प्रोविज़न दिया होगा उसको मुझे क्या करना है? इसमें से एडजस्ट करना है। समझ आ गया? अब जो फर्स्ट स्टेप है उसमें जाके मैं क्या करूँगी? ये 15,000 है, इसमें से ये कितना मेरा 12,000 है, मुझे इसको क्या करना है? ज़ीरो करना है। मेरा 15,000 है, इसमें से अगर मैं 15,000 को कवर, देखो 15,000 है, 15,000 में से 12,000 निकल पा रहे हैं ना? निकल पा रहे हैं। तो 15,000 में से 12,000 मेरे क्या हो रहे हैं? निकल पा रहे हैं। तो मैं 12 और 3 का पेयर बना लूँगी। क्लियर? इसमें से 12,000 को मैं क्या करूँगी? प्लस कर दूँगी ये वाले, ये मेरा ज़ीरो हो जाएगा। 12 से 12 कैंसिल, ये मेरा पूरा कवर अप हो रहा है। क्लियर? 15,000 में से 12,000 तो मेरे बैड डेट्स कवर, क्योंकि ये मैंने पहले बनाया हुआ था कि मुझे डाउट था कि इतने मेरे डेटर्स क्या हो सकते हैं, कम आ सकते हैं पैसे। तो मैंने क्या किया, जितना पहले आपने सीक्वेंस करनी है, जो आपका बैड डेट्स है एक्चुअल में वो माइनस करो, न्यू प्रोविजन माइनस करो, माइनस करके जो ऊपर वाला अमाउंट है 15,000 उसको मैं प्लस करूँगी। अगर ये मेरा पूरा 15,000 में से पूरा प्लस हो पा रहा है तो उसको कवर अप कर देती हूँ। ठीक है? अब कितने बचे? 3,000 बचा। नीचे वाले में मैं क्या करूँगी? 3,000 प्लस करूँगी। समझ आ गया? अब माइनस का 13,800 है, उसमें से 3,000 प्रोविज़न मेरा क्या हो रहा है? कवर अप हो पा रहा है। तो अब मेरा क्या हुआ? मैं रफली में करके दिखाती हूँ। ये तो मेरा क्रॉस हो गया, कैंसिल हो गया। जो माइनस का 13,800 था ये मेरा न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट था, उसमें मैं प्लस 3,000 क्या कर दूँगी? जो मेरा ऊपर कवर अप हो पा रहा है। तो अब मेरा क्या बचा? नेगेटिव में बचा। जब नेगेटिव में बचेगा तो दैट मीन्स आपका प्रोविज़न रीवैल्यूएशन में डेबिट में आएगा, क्योंकि नेगेटिव में बच रहा है। मुझे जब नेगेटिव बचता है तो वो क्या होता है? आपका लॉस होता है। इन केस अगर ये प्लस में बच जाता तो ये प्रॉफिट हो जाता, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाता। तो दैट मीन्स आपका जो नया प्रोविज़न बनेगा, यही मुझे अमाउंट निकालना था। कितना प्रोविज़न की नीड है मुझे? 10,800। ये मेरा रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। अगर मुझे एंट्री भी पास करनी पड़े तो मेरी एंट्री जो बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल है। मैं पूरी कंप्लीट नहीं करी, मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर एंट्री बनानी भी पड़ जाए तो कितना अमाउंट आएगा? 10,800। इससे ज़्यादा इजी ट्रिक नहीं हो सकती। सबसे इजी वे है इस क्वेश्चन को करने का, पहले आप अपना स्टेप्स करो, स्टेप को माइनस करो, जो मेरा ऊपर वाला माइनस है उसको मुझे क्या करना है? प्लस करना है, उसको कवर अप करना है दोनों में से। ये तो ज़ीरो बच गया, नीचे वाले में मेरा जो बैलेंस बच गया वो प्लस करा। अगर नेगेटिव में बच रहा है तो वो लॉस है, वो रीवैल्यूएशन में डेबिट में। अगर पॉजिटिव में बच जाता है तो वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 50 है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ पर डन होता है।